नमस्कार छात्र छात्राओं। राजस्थान का भूगोल द्वितीय वर्ष कला का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। कल हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार और यहाँ की कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के निर्माण या संगठन के बारे में बात करेंगे। अब निर्माण का अर्थ यहाँ मेरा इस भूभाग के निर्माण से नहीं है, बल्कि राजनीतिक इकाई के रूप में राजस्थान के निर्माण से है। राजस्थान एक राज्य है भारत का, और उसका निर्माण 1947 के बाद से प्रारंभ हुआ। परंतु अगर प्रादेशिक रूप से या प्राकृतिक रूप से स्थानीय रूप से जो राजस्थान है वो कर्नल जेम्स टॉड ने 1826 में जब अपनी पुस्तक लिखी थी 19 के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसने इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था राजस्थान का। पहले एक और अंग्रेज विद्वान थे सर जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सामान्यतः अंग्रेज राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाते थे, जानते थे, यह पुकारते थे। और इसका प्रमुख कारण यह था कि राजपूतों का शासन लंबे समय से रहा, और जब अंग्रेज भारत में आए तब भी राजस्थान में राजपूतों का ही शासन रहा। तो राजपूतों के शासन होने के कारण यह राजपूताना कहलाया, और अंग्रेज इसको राजपूताना के नाम से ही जानते थे। परंतु राजस्थान नाम इसको कर्नल जेम्स टॉड ने दिया, जिन्होंने एक बहुत ही विस्तृत किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। हालांकि इस किताब को लेकर या इसमें लिखे हुए तथ्यों को लेकर कई लोगों में मतैक्य नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी उस समय के राजस्थान का बहुत ही विशद और वैज्ञानिक विवरण उन्होंने दिया, और अपनी मान्यताओं और अपनी सोच के हिसाब से बहुत ही विशद रूप से राजस्थान की व्यवस्था का वर्णन उस पुस्तक में किया। तो ये शब्द हमें जनरल जेम्स टॉड से मिला। अब प्राकृतिक रूप से यह अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी। इसमें रेगिस्तान है, पठार है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं और मैदान है। लगभग हर एक प्रकार के भूस्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यह नवीन भूखंड भी है और प्राचीन भी। प्राचीन भूखंड के भी यहाँ पर अवशेष है और नवीन भूखंड के भी अवशेष है। तो कई सारा यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। प्राकृतिक रूप से यहाँ अलग अलग जो प्रदेश बने हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे शेखावाटी। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है वो उत्तर में आपको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह उत्तर का जो क्षेत्र है यह शेखावाटी है। शेखावाटी से नीचे जो जयपुर वाला क्षेत्र है वो ढूंढार के नाम से जाना जाता है, जिसमें जयपुर और उसके आसपास का सवाई माधोपुर और टोंक का क्षेत्र आता है। इसके बाद आपका जो मेवात है यानी अलवर भरतपुर, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, अलवर भरतपुर धौलपुर का जो दिल्ली से जुड़ता हुआ जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, वो जो क्षेत्र है मेवात के नाम से जाना जाता है। हरियाणा से भी इसकी सीमाएं लगती है। इसके बाद आपका जो नीचे जो आप अगर इसमें आ जाएंगे तो जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, चित्तौड़ से ऊपर जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वो माल खेराड़ या खेराड़ के नाम से जाना जाता है। जो बनास का क्षेत्र है यानी बनास नदी का जो बैसिन है वो खेराड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप चित्तौड़ की तरफ जब आएंगे तो ये जगह ऊपर माल कहलाती है। ऊपर माल में आपको चित्तौड़, बूंदी, ये जो क्षेत्र है कोटा बूंदी का, ये ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी में हड़ौती का पठार क्षेत्र भी आता है, हड़ौती का पठार है। नीचे छप्पन का मैदान जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो छप्पन के मैदान। हमारा जो क्षेत्र है उदयपुर, वो मेवाड़ के नाम से हम सभी जानते हैं कि वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, और मेवाड़ पुरानी रियासतों में से एक है। इसी के साथ गुजरात की सीमा से लगता हुआ नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से छप्पन का मैदान कहलाता है। भौराट का पठार मेवाड़ के अंदर ही आता है और एक पठारी क्षेत्र है। तो प्राकृतिक रूप से मारवाड़ हम जानते ही हैं, जो जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, बाड़मेर है, ये सब मारवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थली है जो मारवाड़ से आगे है। ये सारे कुछ प्राकृतिक नाम या स्थानीय नाम है जिससे राजस्थान जाना जाता रहा है राजस्थान के निर्माण से पहले। अब आप जानते हैं कि जब 1947 में राजस्थान या पूरा देश आज़ाद हुआ था तो पूरा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और पूरा देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग नहीं, एक नहीं था, एक रूप में नहीं था। और ये सारी जो रियासतें थी अपने आप में विशिष्ट थी, अलग थी, और वो अपना अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। कई सारी रियासतों ने तो स्वयं ही अपने आप को भारत की संप्रभुता के अंदर आने का फैसला कर लिया, परंतु कुछ रियासतें
जो इसको सहमत नहीं थी, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे उस समय के गृह मंत्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस समय भारत के अंदर उन सबका विलय सुनिश्चित करवाया और भारत को एक देश के रूप में सामने लाया। अब जब भारत की स्वतंत्रता हुई 1947 में, तो उस समय हमारी कई सारी जो देशी रियासतें थी उन्होंने भारत में विलय का फैसला किया और कई सारी रियासतों ने अलग रहने का फैसला किया। अब इनमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो रियासतों का झुंड जो सबसे पहले एक संगठन के रूप में सामने आया वो था मत्स्य संघ। यहाँ जो अलवर भरतपुर वाली ये जो पार्ट है ये मत्स्य संघ कहलाया और 1948 में इनको अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली इन 3 रियासतों को मिलाकर एक भाग का निर्माण किया गया जो मत्स्य संघ कहलाया। मत्स्य संघ के बाद जो दक्षिण की रियासतें थी यानी कोटा, बूंदी, चित्तौड़, बारह, ये सारी रियासतों को मिलकर एक संघ बना जिसे संयुक्त राजस्थान कहा गया, यानी इनको एक करा गया। इनको जो आपको पूर्व राजस्थान का पूर्वी भाग को अलग एक टुकड़े के रूप में संयुक्त किया गया, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और आपका भीलवाड़ा उस समय का शामिल था। जब इस टुकड़े के अंदर उदयपुर का विलय कर लिया गया तो ये आपस में मिलकर संयुक्त राजस्थान के नाम से जाने लगे। संयुक्त राजस्थान के अंदर आगे चलकर जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर का जैसलमेर का विलय हो गया और वो सभी आपस में मिलकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया। आपको ये पता होना चाहिए कि अजमेर जो स्टेट थी वो केंद्र शासित थी, यानी अंग्रेजों द्वारा सीधी शासित थी। बाकी सभी रियासतें अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन में थी और वहाँ का जो रजवाड़ा थे, वहाँ के जो शासक थे वो उसका कार्य देख रहे थे और वो कुछ लगान का पैसा पहुंचा देते थे अंग्रेजों को। तो सीधा जो शासन था राजस्थान में सिर्फ अलवर अजमेर स्टेट ऐसी थी जो केंद्र से यानी अंग्रेजों द्वारा शासित थी, बाकी सब बिखरे हुए टुकड़े थे। तो जैसे ही बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ जिसमें लगभग अधिकतर राजस्थान का पार्ट समाहित हो गया, मत्स्य संघ इससे अलग था। जो राजस्थान का बचा हुआ भाग है, पूर्वी राजस्थान है, बृहद राजस्थान है, सब मिलकर एक राजस्थान का निर्माण हुआ और वह बृहद राजस्थान कहलाया। ये बृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ। तो 30 मार्च 1949 की तिथि को ही राजस्थान के निर्माण की तिथि माना जाता है, यानी इसी समय माना जाता है कि पूरे राजस्थान का निर्माण हो गया। हालांकि इसके बाद भी सिरोही की जो स्टेट है जो पहले राजस्थान में नहीं मिली थी उससे बाद में राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर की जो सेंट्रल प्रोविंस था उसको भी राजस्थान में विलय कराया गया और धीरे धीरे करके राजस्थान अपने वर्तमान रूप में आया। तो 1950 में जाके 26 जनवरी 1950 में जाकर राजस्थान आज अब जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में राजस्थान सामने आया। आज की स्थिति में राजस्थान के अंदर एक राजस्थान अश्रेणी का प्रांत है भारत का और एक विस्तृत राज्य है। अब मैंने पहले ही बताया था कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राजस्थान है, जिसका अपना लंबा चौड़ा विस्तार है और लंबा चौड़ा भौगोलिक और राजनीतिक इतिहास है। तो साथियों, हम देखा कि राजस्थान किस प्रकार एक राजपूताना से लेकर आज तक के आधुनिक राज्य के रूप में उन्नत होकर सामने आया और आज की अवस्था में हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग यहाँ बहुत ही सहृदयता और समरसता के साथ रह रहे हैं और एक विकसित और विकासशील राज्य के रूप में सामने आया है और देश के अंदर भी विकास की स्थिति में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आगे हम राजस्थान के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।